वेलकम बैक फ्रेंड्स। एज प्रॉमिस्ड हम लोग अपने एनसीईआरटी ज्योग्राफी को आगे लेकर चलते हैं। वी आर एट क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, है ना। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कभी कभी शॉर्ट में बोलते हैं ना, अपनी लोकेशन का लैट लॉन्ग भेज दो, यही चीज होती है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हिंदी में कहते हैं इसे अक्षांश और देशांतर। ये देशांतर वर्ड जो है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, बिकॉज देशांतर वर्ड में आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको दैट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। देशांतर जो वर्ड है ना, एक्चुअली इट शोज टाइम डिफरेंस, देशों के बीच का अंतर। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ट्रांसलेट्स इनटू टाइम डिफरेंस, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। एनीवेज आइए आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्लास 6 चैप्टर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू मॉडल है। ये जो ट्रू वर्ड है ना, इस पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं कुछ देर बाद। अभी के लिए आप मानकर चलिए कि हाँ ये ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है। बेसिकली अर्थ बहुत बड़ा जियोइड शेप का एक स्ट्रक्चर है, उसको हमने काफी छोटा कर दिया, जिसको अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ग्लोब। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द ग्लोब कैन बी रोटेटेड एंड ऑन इट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अब ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, स्टेटमेंट नंबर 2 लंबा स्टेटमेंट है। वी विल यूज आवर मॉडुलर अप्रोच। तोड़िए, रोटेटेड यहां से यहां तक एक पार्ट, एंड ऑन इट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, यहां से यहां तक एक पार्ट, ठीक है। ग्लोब को रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, आपने कई बार देखा होगा। ये पार्ट ठीक है। एंड ऑन इट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ये वर्ड करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपका क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करेक्ट आंसर, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ऐसा क्यों है आपको मैं दिखाता हूं अभी। देखिए ग्लोब जो है, ये आपके सामने एक ग्लोब है, एनसीईआरटी से ही स्क्रीनशॉट लिया है, राइट। इट इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में अर्थ का शेप दिखाया था, जो कि आपका स्फेरिकल तो नहीं था बट जियोइड शेप का था, इस तरह का था। आप उसको ब्रॉडली स्फेरिकल मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनना है कि सर ट्रू मॉडल क्या बात कर रहे हैं आप, वो तो जियोइड शेप का होता है, ग्लोब तो बिल्कुल गोल होता है। इस तरह की बात नहीं करनी है। ग्लोब का डेफिनेशन ही होता है कि इट इज अ ट्रू रेप्लिका ऑफ अर्थ, ठीक है। इट इज अ मिनिएचर एंड ट्रू रेप्लिका ऑफ अर्थ। तो हमने स्फेरिकल अर्थ को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक शॉर्ट स्केल पर। ग्लोब जो है उसको हम लोग स्फेरिकल मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ जो है वो तो फ्लैट एंड होता है पोल्स पर, और उसका शेप भी स्फेरिकल नहीं होता, बट स्टिल हम लोग उसको मानकर चलते हैं कि स्फेरिकल है, और उसको हम लोग स्फेरिकल या राउंड शेप में ग्लोब के ऊपर डिपिक्ट करते हैं। ग्लोब जो है उसको आप स्पिन भी कर सकते हैं along its axis, just as Earth spins along its own axis, globe can also be made to spin along its own axis, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो करेक्ट साइज है, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बहुत बेसिक चीज अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज क्या है, तो आप कैसे पता करते हैं? सबसे पहले माइंड के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आपके माइंड के अंदर आता है इंडिया का मैप, ठीक। हम यहां बात कर रहे हैं रिगार्डिंग ग्लोब। मैप और ग्लोब दोनों ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है, मैप और ग्लोब दोनों ही डिपिक्शन ऑफ अर्थ है कि नहीं? लेकिन इन दोनों में अंतर है। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। डिफरेंस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इन डिफरेंसेस को मैं वन बाय वन पढ़ूंगा जरूर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो होता है साइज का। जैसे अगर आप ग्लोब के ऊपर रशिया का साइज अगर देखें,
ठीक। और इंडिया का साइज अगर आप देखें, ठीक है, ये हो गया रशिया और ये हो गया आपका इंडिया। और अगर आप मैप के ऊपर, किसी मैप के ऊपर अगर आप रशिया का साइज देखें और इंडिया का साइज देखें, ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि रशिया इंडिया से कहीं गुना बड़ा है साइज में, ठीक। ग्लोब पे रशिया अगर इंडिया से 10 टाइम्स बड़ा नजर आएगा ना, तो मैप पे रशिया इंडिया से 12 टाइम्स, 13 टाइम्स, 15 टाइम्स बड़ा नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज फ्लैटनिंग इफेक्ट। ये फ्लैटनिंग इफेक्ट वो फ्लैटनिंग नहीं है जो अर्थ के पोल्स के फ्लैट हो जाते हैं। ये फ्लैटनिंग इफेक्ट वो इफेक्ट है जो कि मैप पर कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स को डिपिक्ट करते वक्त एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब देखिए, मैप जो है आपका, इट इज मोस्टली योर 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ अर्थ, मानते हैं। ग्लोब क्या है आपका? ग्लोब आपका 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अर्थ है, ठीक। अर्थ खुद 3 डायमेंशनल शेप का है, अर्थ खुद स्फेरिकल है। अर्थ को डिपिक्ट करने के 2 तरीके हैं, वन इज ग्लोब एंड वन इज, आपको क्या लगता है कि किसी राउंड अर्थ को अगर आपको रेप्लिका बनाना हो तो बेटर रेप्लिका कब बनेगा? एक 3 डायमेंशनल ग्लोब पे या एक 2 डायमेंशनल मैप पे? ऑब्वियसली द वर्डिक्ट इज 3 डायमेंशनल ग्लोब पे, ठीक, क्योंकि ये खुद ही एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसका रेप्लिका बेटर बनेगा 3 डायमेंशंस में। मैप के ऊपर बेटर रेप्लिका नहीं बन सकता। सो ग्लोब इज अ मच बेटर रेप्लिका ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू मैप। इस बात को पहले आप लोग एक्सेप्ट करिए। मैप के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, अर्थ जो है वो है तो खुद 3 डायमेंशनल, आपको मैप बनाना है 2 डायमेंशनल। तो जो पोल्स के आसपास के जो एरिया हैं, जो अर्थ पर जिनका साइज लेटेस्ट से 10 होता, वो मैप में आने की वजह से साइज 12 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखिए, अगर आप अर्थ को 2 हिस्से में काट दें, लेटेस्ट से कि आपने एक स्फेरिकल अर्थ को बीच से काट दिया, ठीक है, वो खुल जाएगा। अब आप उसको किसी 2 डायमेंशनल सरफेस पे अगर पेस्ट करना चाहते हैं, वो पेस्ट हो नहीं पाएगा अनलेस कि आप उसके टॉप पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएं। जब आप प्रेशर लगाएंगे तो इसके टॉप में एक्सपेंशन होगा। उसी की वजह से मैप पे आपको रशिया का साइज, अंटार्कटिका का साइज, जो एक्चुअल साइज है उससे ज्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है। मैप बनाने के टाइम ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, इट इज कॉल्ड एज फ्लैटनिंग इफेक्ट, ठीक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन। और डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं हम लोग। मैप जो है, इट शोज द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स ऑफ अर्थ। इट मे इवन शो डिटेल्स ऑफ विलेज विद वेरियस रिलीफ फीचर्स। बट क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर ग्लोब पे बोला जाए कि अपने होम टाउन का लोकेशन दिखाओ, आप लोकेशन अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं, बट क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपको बोला जाए अपने होम टाउन में अपने होम स्ट्रीट को दिखाओ, क्या ग्लोब पे आप दिखा पाएंगे? कैन अप्रोक्सीमेटली से कि सर यहाँ कहीं होना चाहिए, बट यू कैन नॉट पिन पॉइंट। बट मैप पे आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैप इज मेड टू स्केल, इट कैन बी zoomed in, it can be zoomed out as well। मैप जो है जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे अर्थ का ही बने, ग्लोब जरूरी है पूरे के पूरे अर्थ का बनेगा। इट इज नेसेसरी कि ग्लोब पूरे अर्थ का रेप्लिका बनेगा। मैप इज नॉट नेसेसरी टू बी मेड एज अ रेप्लिका फॉर द होल अर्थ। मैप कैन बी मेड इवन फॉर अ स्मॉल विलेज। उसके आसपास की नदियां, पहाड़ वगैरह दिखा सकते हैं मैप में, है ना। सो मैप कैन शो यू इवन द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स। ग्लोब कैन नॉट शो यू द माइन्यूटेस्ट डिटेल। ग्लोब आपको सिर्फ दिखाएगा कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस बस। बहुत होगा तो मेजर माउंटेन्स दिख जाएंगे आपको, मेजर रिवर्स दिख जाएंगे आपको, और कुछ नहीं। मेजर सिटीज दिख जाएंगे आपको। उससे ज्यादा डिटेल आप एक छोटे से ग्लोब पे एडजस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो दैट इज वाई ग्लोब इज ओनली अ रेप्लिका ऑफ अर्थ विच इज मेंट फॉर ए ब्रॉड व्यू। इट इज मेंट फॉर एन ईगल्स आई व्यू। मैप is a flat projection of the Earth's curved surface. While doing a flat projection, you have to make a compromise, either to show all the details or to show the correct size. You make a compromise, that is why
फ्लैटनिंग इफेक्ट की वजह से रशिया, अंटार्कटिका वगैरह के साइज बड़े दिखते हैं। और डिफरेंसेस देखिए। अब आप आ जाइए हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये डिफाइन किया गया अर्थ के ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप के लिए ही किया जाता है डिफाइन, ठीक है। तो ग्लोब पर जो आप बनाएंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो प्रॉपरली एक सर्कल की तरह बनेगा। लैटिट्यूड क्या होता है? इट इज लाइक अ सर्कल, इट इज लाइक अ रिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लैटिट्यूड का मतलब क्या? इट इज लाइक अ रिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कह लीजिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इट इज लाइक अ सेमी सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ बोल लीजिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिफाइंड ही होते हैं फॉर अ स्फेरिकल सरफेस, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ फ्लैट सरफेस। तो जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप ग्लोब के ऊपर दिखाएंगे उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, उसमें कोई शेप या साइज डिस्टॉर्शन नहीं होगा, वो बिल्कुल प्रॉपरली दिखेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैप के ऊपर दिखाएंगे, बट क्योंकि मैप तो आपका 2 डायमेंशनल हो चुका है तो उसमें डिस्टॉर्शन होगा। It is not possible to show all the places with the correct latitude or longitude on the given map. कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन तो उसमें आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफाइंड ही होता है स्फेरिकल सरफेस के लिए, और आप कर रहे हैं कि हमें 2D सरफेस से बना करके दो, तो कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टॉर्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। मैप्स कैन बी इजिली फोल्डेड, कैन बी इजिली कैरिड विथ हैंड, लार्ज ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल। तब आप ग्लोब को कितना ही बड़ा बनाएंगे ताकि आपको उसमें दुनिया के हर शहर, हर नदी, सब कुछ आपको दिखाई दे? नॉट पॉसिबल। ग्लोब एक छोटा सा मिनिएचर मॉडल है टेबल टॉप रखने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन योर मैप एंड ग्लोब। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है टू जानना कि फ्लैटनिंग इफेक्ट क्या होता है मैप्स में। वो इसलिए होता है बिकॉज curved surface, the round surface of the earth is being projected on a 2-dimensional surface। वहां पे जाते ही एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। एनीवेज, तो ये सब तो एड ऑन था, जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। ये सब आपको एक्स्ट्रा चीजें पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू द एक्सिस ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पृथ्वी की अक्ष या धुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड एन इमेजिनरी टिल्टेड लाइन कॉल्ड एज एक्सिस। द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा तभी तो हमें सन दिखता है ईस्ट से वेस्ट मूव करते हुए, ठीक है। तो अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट around an imaginary line called as axis, बिल्कुल करेक्ट है। अर्थ की एक्सिस इमेजिनरी और टिल्टेड लाइन होती है। The axis passes through 2 points of the earth known as 2 poles, north pole and south pole, absolutely correct। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने सवाल पूछा था करेक्ट क्या है, तो 1 and 2 both are absolutely correct, ठीक है। बट मेरा काम यह कंप्लीट नहीं होता, जब तक कुछ एक्स्ट्रा बोलूं नहीं शायद मेरे को खाना भी नहीं बचेगा। तो आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। ये सारे पॉइंट्स ही आपको काम आएंगे इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन या फिर इवन इन इंटरव्यू ऑल्सो। इंटरव्यू में फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि आपसे ना कोई बहुत बेसिक सवाल पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, और आप जो आंसर देंगे ना उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर टफ पूछ लेते हैं। जैसे बहुत सिंपल सवाल है कि अर्थ का एक्सिस से आप क्या समझते हैं, या अर्थ कितने पोल है? आपने बोला सर 2 पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इंटरव्यूअर आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए बोल सकता है नहीं 4 पोल होते हैं, क्या आपने मैग्नेटिक पोल्स के बारे में नहीं सुना? आपको लगेगा बात तो ये सही कह रहे हैं, है ना। इस तरह के सवाल भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, नॉट जस्ट यूपीएससी बट स्टेट पीसीएस आल्सो। एनीवेज फ्रेंड्स, थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग पॉइंट देखते हैं रिगार्डिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यस, अर्थ रोटेट्स अराउंड एन इमेजिनरी टिल्टेड एक्सिस। अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है और इमेजिनरी है, क्योंकि ऐसा कोई फिजिकल एक्सिस है नहीं, बस हम लोग मानते हैं कि ये लाइन है जो कि इमेजिनरी है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और ये जो लाइन है ये अर्थ पे जिन 2 पॉइंट से पास करती है उनको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और अर्थ इसी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है अर्थ के रोटेशन का, आप सभी को ये बात पता है।
बट जरा एक बार देखिए इस वाले डायग्राम को, इसमें बहुत सारे चीजें मेंशन की गई है, आपको इतना नहीं जानना, मे बी शायद क्लास 11-12 जब पढ़ा रहा हूँ उस टाइम बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको इतना बस जानना है कि जो अर्थ है, ठीक है, इसका एक एक्सिस है ऐसे, ठीक है, अर्थ का अपना इक्वेटर है ऐसे, ठीक है, ये हो गया अर्थ का एक्सिस और ये है अर्थ का इक्वेटर, ठीक। अब ये जो एक्सिस है यहां पे कितना एंगल बनाएगा, 23.5, और यहां कितना एंगल बनाएगा, 66.5 डिग्री का, ठीक है, ये फिगर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक्सिस जिस पॉइंट पे अर्थ को कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है उसका एग्जैक्ट लोकेशन एज सच आर्कटिक ओशन के अंदर है, ठीक है, आर्कटिक ओशन के अंदर है और वहां पे बहुत सारे आइस मासेस जो फ्लोट रहते हैं। साउथ पोल का लोकेशन अगेन आपका अंटार्कटिका के पास में है। ये दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कोई फिजिकल पॉइंट नहीं है, हमने मान लिया है कि एक्सिस जहां कट कर रहा है उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री का। अब एक सवाल ये होता है कि जो आपके पोल्स हैं, क्या सिर्फ यही दोनों पोल होते हैं या फिर कोई और भी पोल होता है? तो यस, दो और पोल होते हैं, लेकिन वो ज्योग्राफिक पोल ना होकर के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि हाउ मेनी पोल्स डज अर्थ हैव, तुरंत जवाब दे दिया बच्चों ने, जैसे कैंडिडेट से पूछा गया 2, तो बोला गया नॉट 2, देयर आर 4 पोल्स। फिर पूछा कैंडिडेट से आप बताओ कैसे, देन ही रिप्लाइड प्रॉपरली कि सर 2 तो ज्योग्राफिक होते हैं, 2 मैग्नेटिक होते हैं। ये जो मैग्नेटिक पोल्स इनका क्या रोल है, अभी पिछली क्लास में टोल्ड यू अबाउट पोल स्टार, पॉइंटर स्टार, अगर आपको याद हो। पोल स्टार का काम क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करना। लेकिन पोल स्टार के अलावा और क्या तरीका है जिससे कि यूरोपियंस ने ट्रैवल किया थ्रू आउट द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? मैग्नेटिक कॉम्पास। अब मैग्नेटिक कॉम्पास क्या चीज है? वो एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा मैग्नेटिक डायरेक्शन में पॉइंट करती है। हम लोग ये चीज मानकर चलते हैं कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है ना, इसी के आसपास कहीं पे मैग्नेटिक साउथ पोल भी है, और जो अर्थ का साउथ पोल है इसी के आसपास कहीं पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी है, ठीक है। कुछ बुक्स में अपोजिट नोमेनक्लेचर देते हैं कि मैग्नेटिक साउथ पोल के पास में। उस डिबेट में अभी नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं मैं कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पर भी आपके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल करके। अर्थ का अपना मैग्नेटिक साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में है, और अर्थ का अपना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास में है, ठीक है। अब जो कॉम्पास होता है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है, उसकी ये खास बात ये होती है कि मैग्नेटिक कॉम्पास का जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ है। इसका मतलब अगर आपके हाथ में मैग्नेटिक कंपास है, उसमें जो नॉर्थ पोल है उस कंपास का जो नॉर्थ पोल है, ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल या फिर पोल स्टार की तरफ पॉइंट करेगा। बस इतना ही समझाना है आपको यहां पे, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रू ब्लू लाइंस मैंने दिखाया है। एक्चुअली होता क्या है, जिन लोगों को पता भी होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनते हैं। तो जैसे ये वाला जो लाइन है ना, ये कहीं दूर जाकर के ऐसे आएगा फिर अंदर आके बंद हो जाएगा। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप होते हैं, कभी ओपन लाइंस नहीं होते हैं, हमेशा क्लोज्ड सर्कल या एलिप्टिकल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ब्लू लाइंस के थ्रू दिखा रहा हूं आपको मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी चीज होती है अर्थ पे, जिसका नाम है पोलर ऑरोरास, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता ये है
कि सन से बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में और हाई वेलोसिटी में सोलर पार्टिकल्स निकलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सोलर विंड या सोलर इरप्शन। ये जब आकर के धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो यहाँ नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे कुछ ग्रीन लाइट्स दिखते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा किसी मूवी में अगर नॉर्वे का जिक्र हो तो वहां पे नॉर्थ में नॉर्दर्न अरोरा, उसे ऑरोरा कहते हैं, नॉर्दर्न ऑरोरा, और साउथ में सॉदर्न अरोरा या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ में ऑस्ट्रेलिया के नाम पे, और ऑरोरा बोरियालिस नॉर्थ में नॉर्वे के नाम पे। ये दो लाइट्स दिखे जाते हैं। कहने का मतलब अगर आप धरती पे खड़े हैं तो आपको आसमान में हरी रंग की रोशनी दिखाई देगी। ठीक है, ये भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बस एक लाइन आपको इतना ही समझाना था। क्लियर है? ये होता है बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा ज्ञान हो गया इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगले का क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द अर्थ दैट डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इक्वेटर जो है एक काल्पनिक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो कि धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को मत लगाना कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा छोटा है या बड़ा है साउदर्न हेमिस्फीयर से, ये सब बातें नहीं। इक्वल हाफ से बांटती है। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इक्वेटर जो है वो अर्थ के सर्कुलर शेप के ऊपर है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स एंड देयर साइज इज यूनिफॉर्म। बड़ा स्टेटमेंट, पार्ट बाय पार्ट चलेंगे। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब होता है लैटिट्यूड के सर्कल्स। ये सभी पैरेलल सर्कल हैं, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, बिल्कुल सही बात है। एंड देयर साइज इज यूनिफॉर्म, ये बात गलत है। अगर आप लैटिट्यूड को देखेंगे तो जो इक्वेटर है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, और आप जैसे जैसे पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे लैटिट्यूड्स की लंबाई कम होने लगेगी। क्लियर? तो इसका मतलब लैटिट्यूड्स की लंबाई यूनिफॉर्म नहीं होती, उनकी साइज यूनिफॉर्म नहीं होती। ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूड्स की होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड आपका सिंपली नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कनेक्ट करने वाला एक लाइन है। अब आप अर्थ पे कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, उन सब का शेप और साइज बराबर आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। बिल्कुल सही बात है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। सही बात है, इक्वेटर आपका 0 डिग्री होता है, ऊपर जाएंगे तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा पोल पे, है ना। नॉर्थ पोल को बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल को बोलते हैं 90 डिग्री साउथ। इक्वेटर से आप जैसे ही पोल की तरफ जाएंगे डिग्रीज बढ़ लेंगे, लाइक 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएंगे 23.5 डिग्री, है ना। आर्कटिक सर्कल पे जाएंगे 66.5 डिग्री एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आर नॉट करेक्ट। वापस आए क्वेश्चन के ऊपर। नॉट करेक्ट कौन सा? स्टेटमेंट नंबर 2 ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वो आपके सामने एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो इसको पढ़ लें। वैसे मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। ठीक है, अब आपके सामने 2 फोटोग्राफ है, जरा इसको ध्यान से देखिए। लैटिट्यूड जो होता है ना, इसका दूसरा नाम पैरेलल भी होता है। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए, ये जो थिक ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज योर इक्वेटर। ठीक है, ये धरती के चारों तरफ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने हाथ में एक प्याज ले लिया, ठीक है, उसके चारों तरफ धागा बांध दिया, वैसे ही इक्वेटर। अब इसके ऊपर आए, ये जरा देखें आप 20 डिग्री वाली लाइन को जरा देखिए, ये ऐसे आ रहा है। अब आप देखिए क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? के डिस्टेंस बराबर हो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे भी, एंड सो ऑन। इसीलिए लैटिट्यूड को कई बार पैरेलल्स भी बोला जाता है। यहाँ तो लिख रहे हैं क्वेश्चन में कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लेकिन कई बार लैटिट्यूड वर्ड ना यूज करके पैरेलल
वर्ड भी यूज कर लिया जाता है, आप उस टाइम कंफ्यूज ना हो। पैरेलल ऑल्सो मीन्स लैटिट्यूड ओनली, और कुछ नहीं। ज्योग्राफी में पैरेलल ऑल्सो मीन्स लैटिट्यूड ओनली, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट योर लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम होता है मेरिडियंस। मेरिडियन वर्ड क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड अपने आप में एक हाफ सर्कल होता है। लॉन्गिट्यूड जो अपने आप में एक हाफ सर्कल होता है। लॉन्गिट्यूड जो है सो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है। मतलब सारे के सारे लॉन्गिट्यूड आप मान सकते हैं कि नॉर्थ पोल से निकले और साउथ पोल तक चले गए, ठीक है। सारे लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो कभी पैरेलल नहीं हो सकते, वो आपस में कन्वर्ज करते हैं एट नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। सो ऑल लॉन्गिट्यूड्स ऑलवेज कन्वर्ज एट नॉर्थ पोल एज वेल एज एट साउथ पोल, ठीक है। टू लैटिट्यूड्स नेवर कन्वर्ज, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया इसके बारे में। अच्छा, लैटिट्यूड का रेफरेंस क्या होता है? इक्वेटर विच इज योर 0 डिग्री। लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस क्या होता है? प्राइम मेरिडियन विच इज ऑल्सो योर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो इस फोटो को भी देख सकते हैं। इसमें आप देखिए 0 डिग्री इज योर इक्वेटर। अगर आप नॉर्थ की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आर्कटिक सर्कल मिलेगा 66.5 डिग्री पे एंड फाइनली 90 डिग्री पे आपको मिल जाएगा नॉर्थ पोल। सिमिलरली इफ यू गो साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 डिग्री, अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री साउथ विल बी योर साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर आपका इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ। आप कहेंगे सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफाइन क्यों करते हैं हम लोग? डिफाइन इसलिए करते हैं बिकॉज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा होगा ना, वो पॉइंट यूनिक हो जाएगा। जैसे लेट अस से कि आपके होम टाउन का नाम है सिटी एक्स, ठीक है। अब ये इंडिया में भी हो सकता है इस नाम का शहर, हो सकता है कि इस नाम का शहर लेट अस से अमेरिका में हो, लेट अस से अर्जेंटीना में हो। मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए ऐसा अगर है, ऐसा है भी, कई सारे ऐसे शहर हैं जो कि नाम कॉमन है उनके। तो अगर मैं सिर्फ आपसे कहूं कि सिटी एक्स, तो यू कैनॉट लोकेट कि मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, यूएसए के बारे में, अर्जेंटीना के बारे में, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बट इफ आई से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज, देन यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट कि अच्छा इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कई बार अगर आप ट्रैकिंग वगैरह पे जाएंगे फॉरेस्ट एरिया में, तो हमेशा लैट लॉन्ग रिले करने के लिए एक डिवाइस मिलता है आपको, जिससे कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे कोई भी अगर पर्टिकुलर पॉइंट है, उसका कोई ना कोई लैटिट्यूड कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड जरूर होगा, ठीक। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन आल्सो डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हैं आप, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी, यस क्वेश्चन नंबर 4 है ये। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न में है, अंटार्कटिक सर्कल सदर्न में है, आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न में है। Which of the following pairs are correctly matched? तो only 1 and 2 are correctly matched. सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा भी है। प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विथ रेफरेंस टू डिफरेंट हीट जोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, है ना। हीट जोन्स, हीट जोन्स क्या होता है? ताप क्षेत्र। वो क्या होता है? बेसिकली अर्थ पे बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड डिफरेंट जोन्स बनते हैं। ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन कहते हैं उसको, फिर टेम्परेट जोन एंड देन देयर इज फ्रिजिड जोन। तो उन्हीं जोन्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि द टॉरिड जोन इज द एरिया वेयर द सन्स रेज आर स्लैंट एंड प्रोवाइड्स मिनिमम हीट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो डेफिनेशन लिखी हुई है
ये डेफिनेशन दी जा रही है आपके फ्रिजिड जोन की, ठीक है। टॉरिड जोन, नाम से लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए ना यहाँ पे, तो स्टेटमेंट सीधा गलत हो गया। इवन इफ यू डोंट नो कि व्हाट इज टॉरिड जोन, यू कैन सिंपली क्रॉस आउट दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, इन टेम्परेट जोन्स द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड ऑल लैटिट्यूड्स एंड हैज मॉडरेट टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट जो है ना आपका पार्शियली करेक्ट पार्शियली रॉन्ग है। टेम्परेट जोन में मिड डे सन इज नॉट ओवरहेड एट ऑल, बट हाँ वहां मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो ये पार्ट गलत है, ये पार्ट भले ही सही, ओवरऑल स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड नॉट इन टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन में होता है। थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर आइए। थर्ड स्टेटमेंट इज, in the frigid zone the sun does not rise much above the horizon and its rays are always slanting, in frigid zone the sun does not rise much above the horizon, सही है, rays are always slanting सही है, तो only statement number 3 is correct, तो option number B is the right option। इसको आपको मैं explain करता हूं using a photograph। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आपके सामने मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दिया है, व्हाट इज टॉरिड जोन, व्हाट इज टेम्परेट जोन, व्हाट इज फ्रिजिड जोन। डिस्क्रिप्शन आपका बिल्कुल एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड डेफिनेशन से लिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टॉरिड जोन क्या होता है, देखिए टॉरिड जोन वो जोन है वेयर द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर एट ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देयरफॉर यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप एक बार अर्थ के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ इन 5 लैटिट्यूड्स को देखना है। एक हो गया आपका इक्वेटर, एक हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नीचे हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, बस। और अगर आप सन के रेज को अगर आप देखेंगे तो सन के जो रेज हैं वो किस डायरेक्शन से आते हैं उस पर डिपेंड करता है कितनी गर्मी मिलेगी। एनसीईआरटी बुक में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है यूजिंग अ टॉर्च एंड अ प्लेट। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल कॉमन सेंस है। अब ये वाला जो रीजन है आपका, दिस इज कॉल्ड एज योर टॉरिड जोन। क्यों? क्योंकि जो सन का रे है यहाँ पे परपेंडिकुलर मोस्टली आता है, खासकर इक्वेटर पे तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाता है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, साल में एक बार तो एटलीस्ट सन का रे बिल्कुल ओवरहेड आएगा ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन रेज विल बी डायरेक्ट एंड सन विल बिकम ओवरहेड ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एटलीस्ट वंस अ ईयर इन द टॉरिड जोन। साल में एक बार जरूर होगा। ठीक है, अब अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल के बीच में देखें, इट इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन, एंड साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में इट इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन के रे मोस्टली स्लैंट होते हैं। ठीक है, सन के रे मोस्टली स्लैंट होते हैं, और साल में कभी भी टेम्परेट जोन के अंदर किसी भी पॉइंट पे सन कभी वर्टिकली ओवरहेड नहीं आता। सन इज नेवर एवर वर्टिकली ओवरहेड एट एनी लैटिट्यूड in the temperate zones ever in the year। ठीक है, सन के रे यहाँ पे स्लैंट होकर के आते हैं, लेकिन इतने भी स्लैंट नहीं कि बिल्कुल ठंड हो जाए, बट हाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। और अगर आप फ्रिजिड जोन में चले जाएंगे तो बिल्कुल पोलर एरिया हो गया, नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही ठंड हो गया यहाँ पे, और ठंड होती भी है। यहाँ पे सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड हेंस इट इज वेरी मच कोल्ड। एक और इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे है कि सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। ऐसा क्यों होता है कि सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, बिकॉज आप सिंपली इसके पोजीशन को देख लीजिए, इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू। मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं और सन आपका इधर है, तो आपको सन क्या आकाश में बहुत ऊपर दिखाई देगा? नो। कंपेयर टू अगर आप इक्वेटर पे खड़े होते, तो अगर आप इक्वेटर पे है तो आपको सन आकाश में बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड भी दिखेगा। बट इफ यू गो इनटू फ्रिजिड जोन्स, सन विल नेवर एवर अपीयर मच हाई इन द होराइजन टू यू। ठीक है, सो दीज आर द 3 डिफरेंट
जोन्स। एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने इसमें ऐड किया है वो ये वाला स्टेटमेंट है, आपको आइडिया होना चाहिए कि अर्थ का जो टोटल एरिया है, सरफेस एरिया, कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, कॉन्टिनेंट ओशन सब मिला करके जो अर्थ का टोटल सरफेस एरिया बनता है उसका करीब करीब 8% एरिया नॉर्थ और साउथ फ्रिजिड जोन्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं क्लियर कर दूं, ये ओशियन के सरफेस एरिया या कॉन्टिनेंट सरफेस एरिया में बात नहीं कर रहा हूं। इट इज नॉट अबाउट लैंड एरिया और वाटर एरिया, कुछ भी हो, लैंड हो, वाटर हो, जो भी हो, एक स्फेयर है ना, स्फेयर है अर्थ आपका, उसके सरफेस का करीब करीब 8% एरिया फ्रिजिड जोन्स के अंदर आ जाता है। टेम्परेट जोन्स कवर 52%, यानी कि नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ टेम्परेट मिलकर के अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का 52% एरिया कवर करते हैं। टॉरिड जोन करीब करीब 40%। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेटा मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि अंदाजन कितना कितना एरिया कवर होता है। सो यू कैन से दैट मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस फॉल्स अंडर टेम्परेट जोन, कह सकते हैं ना। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। These are the systems of imaginary semicircles that run from North Pole to South Pole. They also act as lines of reference in locating eastward, westward locations precisely. They are called as meridians of longitude. क्यों सेमी सर्कल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाते हैं और अर्थ पे वेस्ट या ईस्ट लोकेशन बताने का काम करते हैं। जस्ट लाइक लैटिट्यूड विल टेल यू नॉर्थ और साउथ, लॉन्गिट्यूड्स विल टेल यू ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये अगेन आपके सामने सिंपल सी फोटो है फ्रेंड्स, शायद आप इसको देख लें। इसमें जो लेफ्ट तरफ फोटो है, इन दिस यू कैन सी देयर इज अ प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। दिस वन, इसने अर्थ को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक तरफ हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कोल्ड वार का टाइम 1960s, नॉट दैट कि आप लोग उस टाइम पे देख रहे होंगे कोल्ड वार को, बट पढ़ा हुआ कोल्ड वार के बारे में। ईस्टर्न ब्लॉक क्या था, लेड बाय यूएसएसआर, वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएस। क्यों? क्योंकि जो आपका प्राइम मेरिडियन है वो यहां से पास करता है, इधर की ओर आपका वेस्ट हो गया, इधर की ओर आपका ईस्ट हो गया। So the world was divided into 2 blocks, western block and eastern block, prime meridian। ठीक है, इसीलिए हम लोग अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस, स्पेन सबको कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हालांकि फ्रांस वगैरह का मैक्सिमम पार्ट तो ईस्ट में ही आ रहा है, बट स्टिल वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं उनको। इंडिया, चाइना, रशिया, दे आर कॉल्ड एज ईस्टर्न सिविलाइजेशंस, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। बट यहाँ पे मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूं। आप इसमें एक लाइन आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। आप लोग पहले इस फोटो को देखिए। इस फोटो में यू कैन सी प्राइम मेरिडियन, इधर वेस्ट, इधर की ओर ईस्ट है। अब आप देखिए कहीं कहीं पे मैंने इसे +3 है, कहीं पे +8 लिखा है, कहीं पे +6 लिखा है, इंडिया में +5.5 लिखा है, अफ्रीका में देखिए यहाँ +2 लिखा है। ठीक है, तो इधर की ओर आप देखेंगे कि हर जगह प्लस 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 लिखा हुआ है। ठीक है, वेस्ट में आइए -1, -7, -10, -10, -3, -6। वेस्ट में माइनस माइनस करके लिखा हुआ है। ये क्या है? व्हाट इज दिस प्लस एंड माइनस? और उसके साथ जो नंबर लिखा है 5, 5.5, 3, 4, इसका क्या मतलब है? फ्रेंड्स ये सब है कुछ नहीं, इट इज जस्ट अबाउट टाइम डिफरेंस। मैंने कहा ना देशांतर, ये वक्त का कितना अंतर है, टाइम डिफरेंस के बारे में है ये। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूं इंडिया पे लिखा है +5.5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम या फिर आपका जो प्राइम मेरिडियन है वहां पे अगर घड़ी में x दिखा रहा है कि इतना टाइम हुआ है, तो इंडिया में +5.5 दिखाएगा। कहने का मतलब कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर आपका सुबह का अगर 10 बज रहा है, ठीक है, तो इंडिया में क्या होगा 5.5 आवर्स आगे, 2 घंटे पे दोपहर के 12 बजेंगे और अगले 3.5 घंटे, यानी कि इंडिया में उस टाइम पे दोपहर के 3:30 बज रहे होंगे। ठीक है,
अगर आपका प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच मीन टाइम पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बजे होंगे। दिस इज कॉल्ड एज योर ईस्ट गेन एडिशन। मतलब अगर आप ईस्ट की ओर अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप टाइम में एडिशन करिए, गेन कर रहे हैं आप टाइम को। ठीक है, अगर मान लीजिए ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो आप यहां देखिए अफ्रीका में +2 यानी दोपहर के 2 बज रहे होंगे, उसी डेट पे सेम डेट पर दोपहर के 2 बज रहे होंगे। अगर आपका प्राइम मेरिडियन पे लेटेस्ट से दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ देखिए रशिया में +8 भी है, +9 भी है, +10 भी है। तो यहाँ +8 है वहाँ रात के 8 बज रहे होंगे, यहाँ +9 है वहाँ रात के 9 बज रहे होंगे, यहाँ +10 है वहाँ रात के 10 बज रहे होंगे। क्लियर? इसे कहते हैं हम लोग ईस्ट गेन एडिशन। एक छोटी सी बात, रात के 10 बज रहे होंगे इसका मतलब यही नहीं कि अंधेरा भी होगा वहां पे, वो बात अलग है अंधेरा हुआ कि नहीं, वो डिपेंड करता है सन के साथ। बट रात के 10 बज रहे होंगे ये श्योर है, बट ये मत मानिए कि अंधेरा भी होगा वहां पे, वो अलग बात है। ठीक है, अच्छा इसे कहते हैं हम लोग ईस्ट गेन एडिशन। इफ यू मूव टुवर्ड्स वेस्ट इट इज कॉल्ड एज वेस्ट लूज सबट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप ईस्ट बढ़ने पे वक्त में घंटे ऐड कर रहे हैं, वेस्ट बढ़ने पर वक्त में घंटे घटाइएगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ग्रीनलैंड में लिखा है आपका -3, इसका मतलब ये कि अगर प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, इसका मतलब ग्रीनलैंड में सुबह के 9 ही बजे हैं, उसी डेट पर, ऑन द सेम डेट। जैसे आपका यूएस में एक जगह लिखा हुआ है -7। ठीक है, तो अगर आपका प्राइम मेरिडियन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उससे 7 घंटे पहले वो टाइम होगा आपका यूएस में इस पॉइंट पर, यानी कि सुबह के 5 बजे होंगे उसी डेट पर। दिस इज कॉल्ड एज योर वेस्ट लूज सबट्रैक्शन। अगर आप वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो वक्त घटाते हुए चलेंगे, अगर आप ईस्ट जा रहे हैं वक्त को बढ़ाते हुए चलेंगे सेम डेट पर। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आइए थोड़ा डाउट प्रोड्यूस करता हूं आपके माइंड में। बिना डाउट प्रोड्यूस किए काम कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि डाउट प्रोड्यूस करके उसको अभी सॉल्व करना है। देखिए ऑनलाइन सेशंस लेने का एक ये नुकसान होता है कि यू कैन नॉट इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स डायरेक्टली। तो आपके माइंड में जो भी डाउट्स आने मुझे पहले से सोच कर रखना है, ताकि सेशन देखते वक्त आपका माइंड किस किस दिशा में जा सकता है सोचने के लिए मुझे पहले से पता हो, तो मैं उनको अभी निपटा दूं। ठीक है, जैसे एक बार ये डाउट आया था कि सर अगर रात के 10 बज रहे होंगे रशिया में तो अंधेरा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये आप लोगों को क्लियर होगा और आगे चलकर। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नाम सुना आप लोगों ने? नॉट इन रशिया बट होता तो है, ऐसी जगह जहां पर कि रात में भी सूरज दिखता है। ठीक है, अच्छा एक कॉमन डाउट जो इसमें होता है वो होता है इंटरनेशनल डेट लाइन को लेकर के। बताता हूं कैसे। आप जरा इस लाइन को देखिए, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, बिल्कुल सीधा सीधा नीचे आ रहा है। ठीक है, बाकी लाइन्स को भी देखिए, सभी बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रहे हैं और थ्रू आउट द अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है, कोई भी उसमें इरेगुलर शेप का नहीं, कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है ना। अच्छा अब आप एक इस लाइन को देखिए, ये टेढ़ा हुआ, फिर टेढ़ा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। जबकि अगर ये सीधा आ रहा होता तो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन ये टेढ़ा होकर के आ रहा है। सिर्फ ये अकेला ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो कि स्ट्रेट नहीं है, सिर्फ ये अकेला ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो कि स्ट्रेट नहीं है। ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, इसको हम लोग कहते हैं 180 डिग्री ईस्ट, या फिर अगर उस तरफ से आएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट। अभी टेढ़ा क्यों है? देखिए ये जो है आना चाहिए था इसको बिल्कुल स्ट्रेट। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होकर के आता तो यहाँ पर रशिया का थोड़ा सा पार्ट कट करता, अगर ऐसे आता तो, या नीचे आकर न्यूजीलैंड का थोड़ा पार्ट कट करता, और यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं पैसिफिक ओशन के, उन सब के बीच में से कट करते हुए निकल जाता। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कोई कंट्री अगर ऐसे है, अब उसके बीच में से इंटरनेशनल डेट लाइन निकल जाए
तो इस कंट्री के वेस्ट पोर्शन में अगर 24 तारीख है, ईस्ट पोर्शन में 25 तारीख होगी। अब एक ही कंट्री के अंदर दो डेट्स हो जाएं, क्यों? क्योंकि इधर और इधर का अंतर है 24 आवर्स का। तो उस कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये डिसाइड किया गया कि जो 180 डिग्री की लाइन है ना, ये जिस जिस कंट्री के थ्रू कट होकर के पास होती, अगर ये लाइन स्ट्रेट होता तो उन कंट्रीज को बोला जाए कि वो खुद को या तो लाइन के इधर रखें, लाइन के उधर रखें। कहने का मतलब कि लाइन को इरेगुलर शेप खुद ही दे दिया जाए, ताकि हमें यह पता हो कि कोई भी कंट्री +12 जोन में आना चाहती है या फिर -12 जोन में आना चाहती है। ठीक है, तो कंट्रीज ने डिसाइड किया कि भाई हमें +12 में आना है, कुछ ने बोला -12 में जाना है, इसलिए लाइन आपका जिगजैग बन गया। दैट इज व्हाई दिस लाइन बिकेम जिगजैग। बस इतनी सी कहानी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑल मेरिडियंस आर स्ट्रेट मेरिडियंस। 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट को भी स्ट्रेट ही बनना था, बट बिकॉज ऑफ दिस इशू कि कुछ कंट्रीज के अंदर दो डिफरेंट डेट्स हो जाते, इसीलिए उन कंट्रीज को बोला गया कि दैट यू योरसेल्फ डिसाइड कि आपको इस 180 डिग्री के लेफ्ट में आना है या फिर राइट में आना है। अब कंट्रीज अपना पोजीशन थोड़ी चेंज करेंगे, तो ये बोलेंगे ना कि हमें +12 जोन में रखो या -12 जोन में रखो। तो जिस कंट्री ने जैसा बोला उसके अकॉर्डिंग लाइन को कर्व बना दिया गया। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको बता देता हूं। ये जो हम लोग ईस्ट गेन एडिशन और वेस्ट लूज सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। टोटल 360 डिग्रीज होते हैं एक कंप्लीट रोटेशन में। ठीक है, यहां पे आपका प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है। ठीक, अगर आप यहां से ईस्ट चलना शुरू होंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे 180 डिग्री ईस्ट पे, और अगर आप यहां से वेस्ट चलना शुरू होंगे देन यू विल रीच एट 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अच्छा 180 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री वेस्ट तक का टोटल इंटरवल होना चाहिए था आपका 24 आवर्स का। ठीक, और 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इंटरवल हो जाएगा आपका 12 आवर्स का। सिमिलरली यहां से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक हो जाएगा आपका इंटरवल अगेन 12 आवर्स का। ठीक है, कहने का मतलब कि जो आपका प्राइम मेरिडियन है इसने दुनिया को दो 12-12 घंटे के हिस्सों में तोड़ दिया। बस सिंपल मतलब ये है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि ये 0 डिग्री के इंटरवल पे तारीख है, लेट अस से 11 तारीख है, और यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे आएंगे 180 डिग्री ईस्ट पे तो आपको 12 घंटे आगे चलना है। जब 12 घंटा आगे आप चलेंगे तो आप सेम डेट को रात के 12 बजे पहुंच गए यहां पर। लेट अस से कि आप यहां खड़े हैं बिल्कुल। ठीक, और अगर आप वेस्ट की ओर अगर आप आते हैं तो आप अगेन 11 तारीख को सुबह के 12 बजे, यानी टू बी प्रिसाइज टू से कि 10 तारीख और 11 तारीख की रात में जो 12 बजे का टाइम है उस टाइम पे आप 180 डिग्री वेस्ट पर हैं। और यहां देखिए, यहां पर आप 11 तारीख और 12 तारीख की जो रात का 12 बजे का टाइम है उस टाइम पे 180 डिग्री ईस्ट पर है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप प्राइम मेरिडियन पे खड़े हैं और मान लीजिए 11 तारीख है प्राइम मेरिडियन पे और दोपहर के 12 बज रहे हैं, उस वक्त पे अगर आप 180 डिग्री ईस्ट पे जाते तो उस वक्त आप 12 घंटा और आगे जाते। तो 11 तारीख के बाद क्या आएगा? 12 तारीख। 11 तारीख की शाम के 12 बजे, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि 11 तारीख और 12 तारीख के बीच में जो रात आती उसके 12 बजे आप 180 डिग्री ईस्ट पे मौजूद होते। यही चीज अगर आप 180 डिग्री वेस्ट पे अगर आप लेकर के जाएंगे तो वेस्ट से लूज सब्ट्रैक्शन, तो आपको 12 घंटे पीछे जाना है, यानी 10 तारीख और 11 तारीख की रात को 12 बजे आप 180 डिग्री वेस्ट पे खड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि बस एक ये लाइन है,
अब आप अगर इसके इधर हैं तो आप 10 तारीख की रात को 12 बजे हैं, या 10/11 तारीख की रात को 12 बजे हैं। और अगर आप इससे इस तरफ हैं टुवर्ड्स द ईस्ट साइड तो आप 11 और 12 तारीख की रात को 12 बजे हैं। बस एक लाइन ही तो है, जिसे मान लीजिए धरती पे लाइन है, मैंने क्रॉस कर दिया ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इधर से इधर आ गए तो क्या आप अतीत में चले गए, आप एक रात पीछे चले गए। सिर्फ एक लाइन क्रॉस करना है लाइक दिस। और अगर आप इधर से इधर आ गए तो क्या आप फ्यूचर में चले गए, सिर्फ एक लाइन क्रॉस करना है लाइक दिस। तो क्या आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, क्या ये टाइम मशीन है यहां पर, इज दिस अ टाइम मशीन, है ना। कुछ नहीं, सिंपल सा फन फैक्ट है, कोई टाइम मशीन नहीं, कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, बेसिकली डेट्स के आगे पीछे करने का इशू है और कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ कंट्रीज को बोला गया कि भाई आप डिसाइड कर लो कि आप किस जोन में आना चाहते हो, है ना। कि ऐसा ना हो कि एक कंट्री के अंदर ही 12 तारीख को प्रेसिडेंट को शपथ लेना, पता चला 10 तारीख को शपथ हो गई, तो हाउ विल द एडमिनिस्ट्रेशन रन। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि सारे कंट्रीज डिसाइड कर लें आपको किस टाइम जोन के अंदर आना है, +12 में या फिर -12 में। ठीक है, इट्स बेसिकली अ फन फैक्ट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं फिर। दिस शुड बी योर क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव इक्वल लेंथ। गलत बात। ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव इक्वल लेंथ। ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्विडिस्टेंट एंड दे नेवर मीट। गलत बात। They do meet at North Pole and South Pole. They are not at all equidistant. Rather, latitudes are equidistant. They never meet. तो किया कुछ नहीं इस क्वेश्चन ने, सिंपली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वर्ड को एक्सचेंज कर दिया आपस में। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। बोथ आर इनकरेक्ट, राइट, बोथ आर इनकरेक्ट। आपके सामने एक सिंपल सा चार्ट है जिसमें कि डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया गया है बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। Longitude is simply a measurement of distance east or west of the prime meridian. Latitude is the measurement of distance north or south of the equator. ठीक है, meridians are imaginary vertical lines across the globe. Latitudes are imaginary horizontal lines across the globe. There are 360 meridian. कैसे? 0 से आप जाएंगे 180 डिग्री ईस्ट तक और 180 डिग्री वेस्ट तक। There are 360 meridians. There are 180 पैरेलल्स। कैसे? आप 0 डिग्री इक्वेटर से जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ तक और आप जाएंगे 90 डिग्री साउथ तक। The line of 0 degree is prime meridian, right? Line of 0 degree is equator, right? तो सिंपल डिफरेंस है, क्वेश्चन ने बस आपस में इंटरचेंज कर दिया और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। This you should always be able to recall. In fact, अब सभी लोगों को छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा मैं, that you should be able to recall कि प्राइम मेरिडियन किन किन कंट्री से पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये किन कंट्री से पास करता है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से तो पास होता है, अहमदाबाद के पास में इंडिया में एंटर करता है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए सब कि विच कंट्रीज के थ्रू प्राइम मेरिडियन, उसके अलावा इक्वेटर, उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये किन कंट्री से पास होते हैं। यू शुड ऑलवेज एबल टू रिकॉल। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी पास होता है, तो इंडिया में किन स्टेट्स के थ्रू पास होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, दिस यू शुड ऑलवेज बी एबल टू रिकॉल। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि प्राइम मेरिडियन कंट्री से पास होता है, तो यूके से तो पास होता ही है। व्हाई? बिकॉज यूके में ही जो एस्ट्रोनॉमर्स और ज्योग्राफिस्ट थे उन्होंने अपने ही कंट्री में डिसाइड कर लिया कि हमारी कंट्री के थ्रू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करेगा। स्पेन से भी होता है, घाना से भी होता है, बुर्किना फासो से भी होता है, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी के थ्रू पास होता है। दैट इज व्हाट आई रिकॉल फ्रॉम माय मेमोरी। इन चारों कंट्री के अलावा और भी कुछ कंट्री वहां से भी पास होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जहां से आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होता है। उसके अलावा मैप पे भी दिखा रहा हूं आपको, लेट यूके, फ्रांस, स्पेन,
उसके अलावा अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और फाइनली उसके बाद अंटार्कटिका। यहां से पास होता है आपका 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड या फिर प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अगर आप देखें इक्वेटर ऐसे पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे पास हो रहा है, साउथ अमेरिका से इक्वेटर, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न दोनों पास होता है, एंड सो इज फ्रॉम अफ्रीका। इनफैक्ट अफ्रीका से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पास हो जाता है ना। तो सिंपल फैक्ट्स अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें मैप को, देन यू कैन इजिली रिकॉल ऑल दिस फैक्ट्स। नेक्स्ट पेज में भी और क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए ये। Consider the following statements. The shadow of the sun is longest at noon and shortest at sunrise and sunset. उल्टा कर दिया है, It is shortest at noon and longest at sunrise and sunset. क्यों? क्योंकि जब सन बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड होगा तो शैडो बहुत छोटी पड़ेगी, और सन जब सनराइज कर रहा हो या सनसेट कर रहा हो तो शैडो लंबी पड़ती है। कॉमन सेंस की बात है, तो इसे आपका बिल्कुल गलत है। When the sun is vertical at prime meridian of Greenwich, all the places along this meridian will have midday or noon. थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन बहुत सिंपल है। Statement is absolutely correct. Why? When sun is vertical at prime meridian of Greenwich, मतलब at 0 डिग्री longitude पर जब sun vertical होगा तो मतलब इस prime meridian of Greenwich पे आपका 12 बज रहे होंगे, यह दिन का टाइम होगा। All the places along this meridian will have midday or noon. मेरिडियन पे जितने प्लेसेस है उन सब का सेम टाइम होता है। मेरिडियन पे टाइम वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। लैटिट्यूड्स पे टाइम वेरिएशन हो सकता है, मेरिडियन पे नहीं होता, ठीक है। सेम लैटिट्यूड पर डिफरेंट टाइम्स आर पॉसिबल, बट सेम मेरिडियन पे डिफरेंट टाइम्स आर नॉट एट ऑल पॉसिबल। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्ट क्या है, तो ओनली ऑप्शन ए, यानी कि 1 ओनली इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आपके सामने छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं कि सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन 1 डे और 24 आवर्स, सो इट पासेस थ्रू 15 डिग्री इन 1 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अब ये डेटा मेरे को याद रहता है, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री। सिंपल कैलकुलेशन है, आप चाहें तो कोई भी एक याद रखें, या तो 360 डिग्री 24 आवर्स को याद रखिए, या फिर 15 डिग्री 1 आवर को याद रखिए, या फिर 1 डिग्री 4 मिनट्स को याद रखिए। मैं इसको याद रखता हूं ताकि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत, बस इसमें आपका ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट गेन एडिशन और वेस्ट लूज सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बोला कि आप पता करो इक्वेटर कहां से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहां से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन कंट्रीज से पास करता है, व्हाट अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या वो किसी कंट्री से पास करता है, ये पता करेंगे आप लोग, कोशिश करें, लेकिन उसका आंसर आएगा 0। क्यों? अभी तो बताया था आपको, कंट्रीज को ऑप्शन दिया गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट या राइट आओ, उसके ऊपर मत आओ। तो इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस ओनली थ्रू ओशियन, देयर इज नो लैंड मास एट ऑल, क्योंकि सारे लैंड मासेस को ऑप्शन दिया गया कि भले इंटरनेशनल डेट लाइन आपके कंट्री के बीचों बीच से पास करता हो, बट प्लीज चूज ईदर +12 और -12 फॉर योर कंट्री। कंट्रीज ने चूज कर लिया तो इंटरनेशनल डेट लाइन को ऐसे रगड़ बना दिया गया, इसीलिए किसी भी कंट्री के थ्रू नहीं पास करता, सिर्फ और सिर्फ ओशियन के थ्रू पास करता है। ओके, नेक्स्ट मे बी क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका ये। With reference to the time difference with respect to Greenwich, consider the following statement. The places east of Greenwich will be behind Greenwich time and those to the west will be ahead of it. Wrong. यहाँ पे interchange कर दिया गया है. Places which are east of Greenwich will be ahead in time. Places which are west of Greenwich will be behind in time. मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब 31 दिसंबर की शाम होती है, जब आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो वहां पे दिखाना शुरू करते हैं कि न्यू ईयर आ रहा है। तो सबसे पहले किस कंट्री में आता है न्यू ईयर, या आप यूं कहें कि पहले न्यू ईयर किस कंट्री में आएगा, जापान में आएगा या फिर अमेरिका में आएगा? ऑफ कोर्स पहले जापान में आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग मूव करते हैं या सन मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जो ईस्ट में जो जगह है ना,
वक्त में आगे चल रही होती है। जैसे आज अगर 10 तारीख है और इंडिया में 10 बज रहे हैं, मे बी जापान में शायद सेम 10 तारीख होगी लेकिन दोपहर के 3 बज रहे होंगे, हमसे आगे चल रहा है वो। तो प्लेसेस ईस्ट जो होंगे ना वो हमेशा अहेड होंगे टाइम में, और जो प्लेसेस वेस्ट होंगे हमेशा बिहाइंड होंगे टाइम में। इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चल नेक्स्ट आइए। रेट ऑफ टाइम डिफरेंस इज 1 डिग्री इन 8 मिनट्स। नो, इट इज 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ये भी गलत, ये भी गलत। All the places on a given meridian of longitude have the same local time. Absolutely correct. Same meridian पे same time होता है 3 only. ठीक है, आप चाहे तो इसको देख लें। अगेन आपके सामने एक मैप है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के टाइम जोन्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उससे अगर आप ईस्ट जाएंगे तो आपको सिर्फ प्लस करना है टाइम को, और अगर आप वेस्ट जाएंगे तो आपको माइनस ही करना है टाइम को। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। कहीं ये नहीं हुआ कि वेस्ट गए तो पहले ऐड करो फिर माइनस करो, नो, नॉट एट ऑल। ईस्ट गेन एडिशन, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री स्टेटेड स्टैंडर्ड मेरिडियन। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये फैक्ट है। लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। Yes, correct. From west to east extent of country, there will be a difference of more than 1 hour 45 minutes in the local time. West to east अगर आप जाएंगे इंडिया में तो लोकल टाइम में कितना डिफरेंस आएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट अगर आप जाएंगे तो लोकल टाइम में कितना डिफरेंस आएगा। नाउ यू सी, अभी आपने कहा कि सर 82.5 डिग्री इज टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पे जो भी टाइम होगा वही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे मान लीजिए कि इस पे अगर टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि जो मेरिडियन है वो यहां से पास करता है, लेट अस से दिस प्लेस इज एक्स। अब एक्स से ईस्ट में है आपका कैलकाटा, ठीक, ये एक्स से और ईस्ट में आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कायदे से सुबह के 10 नहीं बजने चाहिए थे, मे बी सुबह के 10:30 बज रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ईस्ट की ओर मूव कर रहे हैं, तो लोकल टाइम इतना होना चाहिए था। और अगर आप वेस्ट की तरफ अगर मूव करते जैसे बॉम्बे में, तो सुबह के 10 नहीं बज रहे होते, मे बी शायद सुबह के 9 बज रहे होते। पीछे अगर आप वेस्ट की ओर मूव करेंगे तो वेस्ट लूज सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इंडिया का जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है वो और इंडिया का जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है वो, इनके बीच में कितने का टाइम डिफरेंस आता है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे इसके थर्ड स्टेटमेंट में। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है आपका 1 आवर 45 मिनट्स बिल्कुल फैक्ट है, करीब करीब इतने का ही अंतर आता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो नन ऑफ द अबव। देखिए, इंडिया में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है उसमें अगर आप देखेंगे तो वेस्ट मोस्ट पॉइंट तो यहाँ पे इंडिया का, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा इंडिया का। तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है वो निकालना है। अगर आपको एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड नहीं भी याद हो तो भी क्या इशू है, आपको सिर्फ फैक्ट याद रखना है, करीब करीब 1.25 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, इट इज कॉल्ड एज द्वारका। आप में से कई लोग गए भी होंगे यहाँ पे घूमने के लिए। वेस्ट में और ईस्ट में जो है उसको आप ले सकते हैं आसाम का डिब्रूगढ़ मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग टाइम का मानते हैं कि वहां से टाइम को कैलकुलेट करना चाहिए। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में इंडिया में करीब करीब 1.25 घंटे का अंतर आता है। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें और आपके लिए। ये मैप मैंने कहीं और से लिया है तो इसको इग्नोर करिए। कॉमनली होता ये है कि जो गूगल वगैरह पे मैप्स हैं दे डू नॉट शो JNK एज पार्ट ऑफ इंडिया, इज माय मिस्टेक, बट ये टाइम जोन के कैलकुलेशन के लिए इसलिए इसको इग्नोर करिए। आप यहाँ पे इसमें एक चीज ये देखिए दैट ये जो लाइन आ रही है नीचे और ये जो लाइन आ रही है नीचे, ये दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये जो पॉइंट है 5 और 6 के बीच में, लेट अस से इट इज 5.5 आवर्स
5.5 घंटे, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है। पाकिस्तान का अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां आ रहे हैं और ये बिल्कुल आपका 5 आवर्स पे क्लैश कर रहा है। मतलब पाकिस्तान जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे चलता है। इसका मतलब कि अगर यूके में ग्रीनविच मीन टाइम दोपहर के 12 बज रहे होंगे, उस टाइम पाकिस्तान में शाम के 5 बजे होंगे, इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है। व्हाट अबाउट श्रीलंका? श्रीलंका भी सेम चीज फॉलो कर रहा है एज इंडिया, तो वहां पे भी शाम के 5:30 बजे होंगे। व्हाट अबाउट नेपाल? नेपाल इज फॉलोइंग 5/3/4, मतलब 5.5 घंटे नहीं, 5.25 घंटे, तो नेपाल में शाम के 5:45 बजे होंगे। व्हाट अबाउट बांग्लादेश? बांग्लादेश इज फॉलोइंग 6, तो शाम के 6 बजे होंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। भूटान 6, बर्मा 6:30। ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कि आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में टाइम का डिफरेंस कितना है। ठीक है। And these are not the local times, these are basically your standard country time. These are your standard country times. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा इशू है आपका इंडिया के अंदर ही। इंडिया के अंदर कुछ टाइम पहले फिर से बात उठी थी कि क्यों नहीं हम लोग चाय बगान टाइम जोन को रिकॉग्निशन दे दें। अब देखिए कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। आसाम में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे टी प्लांटेशंस लगाए थे। आसाम में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे टी प्लांटेशन लगाए थे, और आसाम क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट ईस्टर्न पार्ट है ये वाला, तो आसाम जो है वो 82.5 डिग्री जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन जाता है यहाँ से यहाँ तक, इससे आगे चलता है। लेटेस्ट से आधे घंटे आगे चलता होगा। जस्ट फॉर सेक मान लीजिए अगर यहाँ शाम के 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे शाम के 5:30 बज रहे होंगे या 6 बज रहे होंगे। सो यहाँ का जो टाइम जोन है वो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम से आगे चलता है। ठीक। अब आ जाइए आप करंट मॉडर्न डे के बारे में सोचिए। नॉर्मली ऑफिसेस कितने बजे खुलती हैं? 10 बजे, और बंद कितने बजे होती है? बेटे से शाम को 6 बजे। मान लीजिए अगर आप दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे वगैरह में हैं, नॉर्मल टाइमिंग सही है। ठंड के टाइम पे क्या होता है कि अंधेरा होने लगता है, लेटर से शाम को 5 बजे से। अब आप सोचिए जरा, आप बॉम्बे में हैं और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक काम कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे आसाम में हैं तो आप इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम 10 से लेकर 6 तक तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया में ऑफिस खुलती है 10 बजे, आपका लोकल टाइम हो चुका होगा 11 बजे, और जब इंडियन ऑफिस बंद होती है 6 बजे, आपका लोकल टाइम हो चुका होगा 7 बजे। मतलब एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शाम के वक्त टू प्रोड्यूस लाइट, ताकि ऑफिस पे काम कर सकें। एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सुबह 10 बजे इंडिया मेनलैंड सुबह 10 बजे ऑफिसेस खुलते हैं, तब तक यहाँ पे ऑलमोस्ट लोकल टाइम दोपहर का 11 साढ़े 11 बज चुका होता है। मतलब सुबह जब लाइट ज्यादा थी उस वक्त आपने लेट शुरुआत करी, और शाम को जब लाइट कम है उस वक्त लेट तक आप काम कर रहे हो। तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट, और शाम में एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन। तो कई बार डिमांड उठती है कि क्यों नहीं इंडिया में 2 टाइम जोन कर दिया जाए। अब हम इंडियंस तो एक ही टाइम जोन के आदी हैं, बट अगर आप डिफरेंट कंट्रीज को देखें, लाइक रशिया, उसमें 11 टाइम जोन है, यूएस में भी 11 टाइम जोन्स हैं, फ्रांस में 12 टाइम जोन है। आप कहेंगे सर फ्रांस इतनी छोटी सी कंट्री, इंडिया के छोटे से स्टेट के बराबर है, उसमें 12 टाइम जोन क्यों है? एक्चुअली फ्रांस का जो अपना मेनलैंड एरिया है उसमें तो एक ही टाइम जोन है, लेकिन फ्रांस के बहुत सारे ओवरसीज टेरिटरी हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको लेकर 12 टाइम जोन है। बट अगर आप रशिया को देखें, वो अकेली कंट्री के अंदर 11 टाइम जोन है। तो कई बार इंडिया में भी डिमांड उठी कि क्यों नहीं हम लोग इंडिया में भी 2 टाइम जोन कर दें, एक मेन का और एक चाय बगान टाइम जोन का। बट अल्टीमेटली इसको नहीं माना गया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ऐसा नहीं है कि कर देंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बल्कि और कई प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। जैसे रेलवेज की अगर आप बात करें, टाइम टेबल एंड सिग्नलिंग की बात करें, तो रेलवेज जो यहां से क्रॉस करती है थ्रू चिकन नेक कॉरिडोर, इसको सबसे ज्यादा इशू आएगा। क्यों?
इसलिए आएगा बिकॉज जब एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाएंगे उसके लिए हमारे रेलवे की सिग्नलिंग अभी उतनी एडवांस्ड नहीं है। अब आप बोलेंगे सर बाकी कंट्रीज में तो होता है डिफरेंट टाइम जोन्स, वहां भी रेलगाड़ी दौड़ती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? कर सकते हैं बट अभी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, इसीलिए चाय बागान टाइम जोन को रिकॉग्निशन नहीं मिला। कुछ देर बाद इनका डिमांड भी खत्म हो गया, दे हैव एक्सेप्टेड होल हार्टेडली 82.5 डिग्री ईस्ट एज देयर ओन टाइम जोन। बट ये प्रॉब्लम फिर भी है, अर्ली मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट एंड लेट नाइट पावर कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ओके नेक्स्ट आइए, मे बी क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन? 180 डिग्री, आप ईस्ट बोले या वेस्ट बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आई होप मैंने आपको कंप्लीट कवरेज दिया हो। मैंने बीच बीच में कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस किए, ऐड भी किया फ्रॉम इंटरनेट वट एवर आई कैन गेट। इन सबको लेते हुए आई बिलीव चैप्टर 2 का कवरेज आपका हो चुका है। मोस्टली द फोकस वाज ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब आपका काम क्या है, आप में से जिन लोगों ने चैप्टर को नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़िए और फिर से इस वीडियो को देखिए। जिन लोगों ने चैप्टर को पढ़ लिया है उनके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया है यहाँ पे, उसको अपने नोट्स में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो फिर से देखिए इस वीडियो को, अप्रोच को देखिए, अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चंस को एंड सो ऑन। सो विद दीज वर्ड्स फ्रेंड्स, आज से क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो चैप्टर 3 क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।